हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिर आपके सामने आया हूं नए बैंकिंग इकोनॉमिक अपडेट्स और एक मास्टर डायरेक्शन लैंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन है उसके साथ। दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है बैंकिंग का या बिजनेस न्यूज का, उसमें पहला खबर है जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी के बारे में यह खबर है कि पिछले महीने यानी कि जुलाई महीने में इसका रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। 1.49 लाख करोड़। कोविड के दौरान दोस्तों यह लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास, 1 लाख या उससे नीचे भी चला गया था, 1 लाख करोड़ के आसपास पर मंथ का कलेक्शन आ रहा था। यह जुलाई महीने में 1.49 लाख करोड़ का है, जो यह दर्शाता है कि हमारा इकोनॉमी न केवल कोविड के प्रकोपों से बाहर निकला है बल्कि अपवर्ड मूवमेंट में ग्रो कर रहा है। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों। जब से रिवैम्प हुआ है जीएसटी, यह सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ है जीएसटी का परसेंटेज वाइज। 28% का ग्रोथ है आपका कलेक्शन में। अब आप इसमें दोस्तों जब न्यूज मैंने पढ़ा तो इसमें जीएसटी का 3 जो है आपका सेगमेंट दिखा रहा है। एक दिखा रहा है आपका एसजीएसटी, एक दिखा रहा है आपका सीजीएसटी, एक दिखा रहा है दोस्तों आईजीएसटी, और जब आप डिटेल में और पढ़िएगा तो एक आपका और आता है यूटीजीएसटी। ये दोनों जो जीएसटी है दोस्तों, एसजीएसटी और सीजीएसटी, जब किसी भी एक स्टेट के भीतर ट्रांजैक्शंस होंगे गुड्स एंड सर्विस का, तो उस पे जो टैक्स लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होगा वो सीजीएसटी में लगेगा, में जाएगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो एसजीएसटी में। ये हो गया आपका इंट्रा स्टेट। अब आ जाइए दोस्तों आईजीएसटी। जब 2 स्टेट के भीतर ट्रांजैक्शंस होता है, जब गुड्स और सर्विस का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, यानी प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और कंजम्पशन कहीं और हो रहा है, तो वैसे केस में आईजीएसटी जो है कलेक्टिवली एक साथ कलेक्ट किए जाते हैं और बाद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जहां जिस स्टेट में वो सर्विस या गुड्स कंज्यूम हो रहा है, जैसे अगर मतलब ए में प्रोड्यूस हुआ और बी में कंज्यूम हुआ, तो ये बी स्टेट में जो जहां कंज्यूम होगा उस स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब उसके साथ दोस्तों एक अगला एक टर्म आता है यूटीजीएसटी। यह दोस्तों यह जीएसटी उसके लिए एप्लीकेबल है जो यूनियन टेरिटरी, यानी कि जहां आपका जहां मतलब स्टेट जीएसटी था, अगर वही अगर सारे ट्रांजैक्शंस अगर यूनियन टेरिटरी में होंगे तो वह यूटीजीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड यही बात अभी अपडेट था दोस्तों। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे, अगला खबर पे, वह है 5G ऑक्शन। 5G ऑक्शन दोस्तों पिछले वीक में गवर्नमेंट ने 5G का ऑक्शन किया है, जो लास्ट आपका संडे तक ये इसका फाइनल ऑक्शन हुआ है। फाइनल एस्टीमेट आना बाकी है, लेकिन जो अभी ताजा तरीन खबर अभी तक जो छन के आया है कि इसमें बिडिंग जो हुआ है 1.59 लाख करोड़ का हुआ है। 1.59 लाख करोड़ का हुआ है 5G के लिए बिडिंग जो हुआ है। इसमें कौन कौन से कंपनियों ने भाग लिया? सबसे जो हाईएस्ट बिडिंग किया है वो है जियो। यह किया है लगभग आपका दोस्तों 89,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों एयरटेल। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों वोडाफोन एंड आइडिया वोडाफोन। और चौथे नंबर पे दोस्तों यह एक ब्रेकिंग न्यूज है, चौथे नंबर पे इस बार अदानी इंटरप्राइजेज आया है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों कि अभी तक अदानी इंटरप्राइजेज के पास इवन टेलीकॉम का लाइसेंस भी नहीं है, यानी कि यह फ्यूचर प्लानिंग करके इस बिजनेस में आ रहे हैं। इनका प्लान अगला मतलब कुछ
आगे के वर्षों के लिए है इस टेलीकॉम को के बिजनेस को लेके। तो यह एक खबर है दोस्तों 5G से रिलेटेड। अब आ जाइए दोस्तों, कल वित्त मंत्री सीतारमन जी ने लोकसभा में कहा देयर इज नो रिस्क ऑफ रिसेशन एंड स्टैगफ्लेशन। कोई भी भारत में रिसेशन या स्टैगफ्लेशन का कोई रिस्क नहीं है। उसके एवज में, उसके सपोर्ट में उन्होंने कुछ कुछ डाटा दिया है। जैसे सबसे पहले तो हम दोस्तों जो उन्होंने जो दो वर्ड यूज किया है ना, देयर इज नो रिस्क ऑफ रिसेशन एंड स्टैगफ्लेशन। तो रिसेशन क्या होता है? रिसेशन दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी जो ओवरऑल आपका है फॉर फ्यू मंथ। यह एक मंथ से ज्यादा हो सकता है, या आप कह सकते हैं फ्यू क्वार्टर्स। तो जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है एक महीने से ज्यादा, एक क्वार्टर से ज्यादा, तो उसको रिसेशन कहते हैं। अब यहां एक और जानकारी हम लोग समझ लें कि रिसेशन जनरली 6 से 12 महीने में रिकवर हो जाता है, यानी कि ट्रैक पे आ जाएगा, तो उसको कहेंगे रिसेशन। लेकिन अगला वर्ड है आपका स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन है दोस्तों, यही स्टैगफ्लेशन हो गया आपका जब रिसेशन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए हो जाएगा, लंबे समय के लिए हो जाएगा, तब उसको कहेंगे स्टैगफ्लेशन। इसका क्या क्राइटेरिया हो जाएगा? प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन। ये क्या होगा? हाई इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन, ये दोनों मिलके आपका स्टैगफ्लेशन कंडीशन क्रिएट करता है। तो इसके वजह में जो है वित्त मंत्री जी ने कई सारे डाटा दिया है, उसमें इस जो अभी लेटेस्ट अपडेट है न्यूज का, उसमें भी कई सारी चीज कवर हो जाएंगी। जैसे पहला डाटा दिया है उन्होंने कि आपका जीएसटी का कलेक्शन हाईएस्ट हुआ है 1.49 लाख करोड़ के आसपास। दूसरा दिया है उन्होंने ये पीएमआई पे आ जाइए दोस्तों। अब पीएमआई क्या होता है? पर पीएमआई है आपका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अभी कल ही ये पीएमआई जारी किया है। ये करता है IH मार्केट। यह एक एजेंसी है IHS मार्केट। यह एक एजेंसी पीएमआई डाटा जारी किया है कि इंडिया में 8 महीने पिछले 8 महीने में पीएमआई जो है इंडेक्स वह हाईएस्ट है। यह किसका पैमाना है? यह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पैमाना है। इसमें करता क्या है एजेंसी? इसमें एजेंसी करता है कि 500 कंपनीज का डाटा कलेक्ट करता है। 500 कंपनीज का डाटा कलेक्ट करता है जो अक्रॉस 19 इंडस्ट्रीज, यानी कि डिफरेंट 19 इंडस्ट्रीज का 500 कंपनी का डिफरेंट डाटा कलेक्ट करता है और उसके आधार पे एक इंडेक्सिंग करता है कि मैन्युफैक्चरिंग का पोजीशन क्या है इंडिया में। इसमें जैसे क्या क्या किस चीज से रिलेटेड डाटा वो कलेक्ट करते हैं कि कितना डिमांड आया, मतलब सप्लाई के लिए, उसके बाद कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सप्लाई हुआ, इन सारे आधार पे वह इंडेक्सिंग करता है। तो सीतारमन जी ने कहा है कि आपका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स
पुराने 8 महीने में हाईएस्ट है। और यह बताता है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, वह ट्रैक पे है। दूसरा उन्होंने यह कोट किया है कि पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी एनपीए जो है, ग्रॉस एनपीए लगभग 5.6 के आसपास का है, जो कि बाकी हमारे समतुल्य कंट्रीज या इकोनॉमी को देखिएगा तो उससे बेहतर पोजीशन में है। उसके बाद उन्होंने और भी चीजों को हाईलाइट किया है और यह बताया है कि रिसेशन का, जैसे उसमें फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा हेल्दी कंडीशन में है, तो हमारा मतलब रिसेशन का कोई चांस नहीं है। अब अगला खबर है दोस्तों कि बैंक ऑफ इंडिया 12.5% स्टेक इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में लिक्विडेट कर रही है, डिसइन्वेस्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका फाइनल स्टेक 51% से ज्यादा रहेगा। यानी कि फिर से बता दूं ये खबर, बैंक ऑफ इंडिया इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 12.5% स्टेक डिसॉल्व कर रही है, लेकिन फिर भी वह मेजर स्टेक होल्डर बना हुआ रहेगा, 51% से ज्यादा रहेगा। अब आ जाइए दोस्तों, अगला खबर है रुपीज इंटरनेशनलाइजेशन। इससे रिलेटेड दोस्तों कुछ बातें हम लोग डिस्कस करें। आरबीआई लगातार प्रयास कर रही है कि रुपीज का इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए। इसके संबंध में कुछ डाटा मैं मतलब डिस्कस करना चाहूंगा कि आज की डेट में जो टोटल फॉरेक्स ट्रांजैक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड होता है, उसमें डॉलर का परसेंटेज है आपका 88.17%। उसके बाद ये आपका डॉलर का है। उसके बाद आपका दोस्तों दूसरा नंबर पे आता है यूरो, तीसरा नंबर पे आता है दोस्तों जापानीज येन, चौथे नंबर पे आता है आपका पाउंड स्टर्लिंग, और इंडियन रुपीज का जो वो परसेंटेज है 1.7%। स्टिल हमें जो है बहुत दूरी तय करना है, लेकिन आरबीआई बहुत सारे मेजर्स ले रही है इंडियन रुपीज को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए। अब दोस्तों हम बैंकिंग अपडेट्स से आगे निकल के मास्टर डायरेक्शन लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर, अब इसके बारे में पहले बैकग्राउंड में चलते हैं। जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि एमएसएमई डी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, उसके तहत जो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया हुआ था, या सर्विसेज इंडस्ट्रीज का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया हुआ था, वह प्लांट एंड मशीनरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इन केस ऑफ सर्विसेज के रूप में किया गया था। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। गजट नोटिफिकेशन 26 जून 2020 में गवर्नमेंट ने किया, और जो क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट का इक्विपमेंट या मतलब मशीनरी में, उसको चेंज मतलब उसमें एक फर्दर एडिशन किया गया है। इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ या प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर को जोड़ा गया है। तो उसी नोटिफिकेशन के तत्वावधान में आरबीआई मास्टर डायरेक्शन लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर फाइनली एक रेगुलेशन 2017 लेके आए। अब ये जो है किसके लिए अप्लीकेबल होगा, मास्टर डायरेक्शन टू लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर, यह अप्लीकेबल होगा दोस्तों सारे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए, लेकिन एक्सेप्ट आरआरबी पे यह लागू नहीं होगा। अब आ जाइए दोस्तों कि यह इसका डिफिनीशन क्या होगा। अब इसमें कैटेगराइजेशन दोस्तों जैसा हम लोग समझ गए, हम लोग डिस्कस किए कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। अब आ जाइए यहां आप माइक्रो स्मॉल मीडियम इन्वेस्टमेंट, इसमें दोस्तों ये सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए,
अब जैसा फिर से बताता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के केस में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज के केस में इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट। 1 करोड़, 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक, ठीक है। टर्नओवर होगा दोस्तों इन लोगों को, इसको समझ लीजिए। माइक्रो इंटरप्राइजेज वो होगा जिसमें कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का, टर्नओवर 5 करोड़ तक है। 15 मिनट का था। माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट का स्लैब है 1 करोड़, टर्नओवर का स्लैब है 5 करोड़, स्मॉल के लिए 10 करोड़ और टर्नओवर का स्लैब है 50 करोड़, मीडियम के लिए 50 करोड़ और टर्नओवर का स्लैब है 250 करोड़। अब इसके आगे एक कंसेप्ट है इसमें, ये क्या कंसेप्ट है? कंपोजिट क्राइटेरिया। कंसेप्ट है इसमें दोस्तों कंपोजिट क्राइटेरिया। कंपोजिट क्राइटेरिया का कंसेप्ट क्या है दोस्तों, इसको समझिए। कंपोजिट क्राइटेरिया में जैसे किसी भी अगर कोई फर्म है और इसका इन्वेस्टमेंट अगर 80 लाख है और टर्नओवर अगर 3 करोड़ है, तो वैसे केस में टर्नओवर हो गया आपका 3 करोड़ और इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 80 लाख, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? माइक्रो। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट 80 लाख है, टर्नओवर अगर 6 करोड़ हो गया, तो वैसे केस में यह माइक्रो में क्लासिफाई नहीं होगा। याद कीजिए, माइक्रो में आपका इन्वेस्टमेंट था 1 करोड़ का और टर्नओवर था 5 करोड़ का, लेकिन यह 5 करोड़ से एक्सीड हो गया, तो यह माइक्रो में नहीं रहेगा, माइक्रो में नहीं रहेगा, यह नेक्स्ट स्लैब में चला जाएगा, यानी कि यह स्मॉल सेक्शन में चला जाएगा। तो यही कंसेप्ट है कंपोजिट क्राइटेरिया का कि आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों का दोनों उस स्लैब को कंप्लाई करता हो। अब आ जाइए अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी यूनिट का एक पेन से जितने भी जीएसटी होंगे, एक आईटी पेन से जितने भी जीएसटी होंगे, उस सारे जीएसटी का टर्नओवर को एक माना जाएगा और उस पेन के आईटीआर के हिसाब से जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा अक्रॉस द यूनिट वह 1 माना जाएगा और उसको क्लब करके आप जो है क्लासिफिकेशन करेंगे। इसको अगर मैं इलेबरेट करूं, अगर मान लिया जाए कोई एबीसी कंपनी लिमिटेड है, वह अगर छड़ का ट्रेडिंग करती है, ग्रोसरी का ट्रेडिंग करती है और मान लिया जाए सीमेंट का भी ट्रेडिंग करती है, कंपनी एक है, ट्रेडिंग 3 तरह का कर रहा है, ये 3 जगह का यूनिट है, अलग अलग जीएसटी नंबर पे बिजनेस चल रहा है और आईटीआर पेन एक ही है, उसी पेन के आधार पे जीएसटी नंबर इशूड हुए हैं। तो वैसे केस में उस तीनों फर्म का इन्वेस्टमेंट और तीनों फर्म का टर्नओवर को क्लब किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आ जाइए दोस्तों इसमें अगला पॉइंट कि और डिफरेंट कंडीशंस क्या हो सकते हैं। अब जैसे एक पॉइंट था, पहला पॉइंट था इन्वेस्टमेंट। कैसे समझेंगे, एसेस कैसे करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितना है? उससे पहले, इन्वेस्टमेंट से पहले एक बात डिस्कस कर लूं कि एमएसएमई में जितने भी यूनिट होंगे उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ऑनलाइन। उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड करने के समय में सारे इंफॉर्मेशन भरने पड़ते हैं, जैसे उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है और टर्नओवर कितना है। तो इन्वेस्टमेंट
का क्राइटेरिया कहां से आएगा और टर्नओवर का कहां से आएगा, यह एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस पॉइंट पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट के केस में अगर दोस्तों कोई अगर एग्जिस्टिंग यूनिट है तो वह आईटीआर में जो आईटीआर फाइल कर रहा है, उस आईटीआर में जितना रिटेन डाउन वैल्यू दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट का वह वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं कि कोई भी फर्म अपना जो बैलेंस शीट अपना जो आईटीआर पिछले साल वह फाइल की है आईटीआर साइट पे, उसमें उसने जितना दिखा रखा है रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ ये इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट, वह इन्वेस्टमेंट का अमाउंट माना जाएगा फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर के लिए। अगर कोई कंपनी अगर मान लिया जाए एग्जिस्टिंग है ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं आई है, तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में दोस्तों डिक्लेरेशन के आधार पे आप उसके प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट के इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को मानिएगा, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट फाइनेंशियल में ईयर में जाएगा तब फिर उस समय आप फिर उसका आईटीआर को एनालाइज कीजिएगा फॉर एसर्टनिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर। अब आ जाइए, ये इन्वेस्टमेंट का हो गया। अगर कोई जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो जिक्र किए थे दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन पे आप अगर एक बार रजिस्टर कर देते हैं, वहां प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू डाल देते हैं, तो वह ऑनलाइन मेथड से अपने आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा और क्लासिफिकेशन को मतलब पुख्ता करेगा। अब आ जाइए दोस्तों, ये हो गया इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट पे एक पॉइंट और भी, अगर कोई भी कंपनी मतलब अगर कोई नया परचेज कर रही है मशीनरी, सेकेंड हैंड परचेज कर रही है ये या एग्जिस्टिंग है, तो वैसे केस में क्या होगा, अगर कोई नया परचेज कर रही है तो जो उसका वैल्यू आएगा, वह जो वैल्यू आप लेंगे वह एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेंगे, एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेंगे। इसका इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी का इक्विपमेंट्स का वैल्यू अगर 99 लाख आता है, ठीक है, और जीएसटी लगा के या 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो केवल इस पर्पज से उसको आप माइक्रो से स्मॉल में नहीं ट्रांसफर कर देंगे, उसका जो इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट होगा वही आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करेंगे। अब आ जाइए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में ये सारे पॉइंट लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आ जाइए टर्नओवर पे। टर्नओवर के केस में क्या है दोस्तों कि जो भी फर्म का आप क्लासिफिकेशन करेंगे एमएसएमई में, उसका जितना भी एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारे अमाउंट को टर्नओवर से हटा दिया जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये इनकरेजमेंट के लिए, एक्सपोर्ट कंपनी करे या मतलब उसके तरफ उन्मुख हो, उसके लिए यह रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि कोई भी कंपनी का अगर टर्नओवर अगर 500 रुपया है और 500 रुपया में अगर वो 200 रुपया अगर एक्सपोर्ट कर रही है, तो इस क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए उसका टर्नओवर केवल 300 रुपया कंसीडर किया जाएगा। वो जो 200 रुपया एक्सपोर्ट कर रहा है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब आ जाइए दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट, इस टर्नओवर को लिंक किया गया है जीएसटीएन से और आईटीआर से। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे कोई नई कंपनी आई या नया फर्म है, तो वह डिक्लेरेशन बेसिस पे टर्नओवर डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन 31 मार्च 2021 के बाद, 31 मार्च 2021 तक ये प्रावधान किया गया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका टर्नओवर फिर एसेस किया जाएगा आपका जीएसटीएन के आधार पे, जो आपने जीएसटी में कितना टर्नओवर दिखा रखा है या कर रखा है, और बैलेंस शीट में आपका टर्नओवर कितना है। अब आ जाइए दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट, अपग्रेडेशन एंड डाउनग्रेडेशन। कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अगर ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ द लोन अगर उसका टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट अगर अपवार्ड होता है तो क्या होगा, अगर डाउनवर्ड होता है तो क्या होगा, क्लासिफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। इसमें एक बात समझ लीजिए कि अगर अपवार्ड होता है तो भी वह पूरे फाइनेंशियल ईयर क्लोजर तक वह सेम सेगमेंट में फॉल करेगा।
अगर डाउनवर्ड भी होता है तो भी वह सेम फाइनेंशियल ईयर तक, अगर कंटिन्यूस सेम फाइनेंशियल ईयर तक सेम सेगमेंट में फॉल करेगा। लेकिन डाउनग्रेड करने के लिए दोस्तों दोनों का दोनों कंडीशन कंप्लाई होना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करता हूं। जैसे अगर कोई कंपनी अगर मतलब अगर स्मॉल में है, स्मॉल से अगर माइक्रो में आना चाहता है तो उसको टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों का क्राइटेरिया में कंप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अपग्रेडेशन के केस में अगर कोई एक क्राइटेरिया भी अगर आपका अप हो जाता है तो वह नेक्स्ट सेगमेंट में जंप कर जाएगा। अब आ जाइए दोस्तों, इसमें कॉमन गाइडलाइन क्या क्या है, एमएसएमई के लिए कॉमन गाइडलाइन क्या क्या है। पहला गाइडलाइन दोस्तों कि आपका जो है मतलब एक्नॉलेजमेंट इशू करना है, लोन एप्लीकेशन का बैंक को एक्नॉलेजमेंट इशू करना है। दूसरा कंसेप्ट आता है दोस्तों कोलेट्रल से संबंधित। कोलेट्रल से संबंधित आपको नो कोलेट्रल अप टू 10 लाख, 10 लाख तक आपको कोई कोलेट्रल नहीं लेना है। पीएमईजीपी के केस में 10 लाख तक केवीआईसी के द्वारा प्रमोट किया हुआ यूनिट नो कोलेट्रल। तीसरा आ जाइए, अगर आप किसी भी कस्टमर का आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो उस केस में 25 लाख तक नो कोलेट्रल। यह एमएसएमई के केस में दोस्तों कोलेट्रल का कंसेप्ट है। अब आ जाइए दोस्तों कंपोजिट लोन। कंपोजिट लोन 1 करोड़ तक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा आप वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों देंगे। अब आ जाइए दोस्तों, एक इसमें एक पॉइंट है, रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन। रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन 25 करोड़ तक का जितना भी एमएसएमई का एडवांस है दोस्तों, उसको उसमें अगर कोई भी वीकनेसेस आता है तो एनपीए होने से पहले आपको उस यूनिट को एक बार रिवाइवल और रिहैबिलिटेशन का मौका देना पड़ेगा। उसमें क्या क्या कंडीशन है कि उसमें आपको एक कमिटी अप्रोच यूज करना पड़ेगा, कमिटी अप्रोच यूज करना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि उसमें इनिशिएट बोरोवर भी इनिशिएट कर सकता है रिवाइवल और रिहैबिलिटेशन के लिए। और यानी कि आपको कोई भी एमएसएमई का लोन अगर है 25 करोड़ तक का, अगर वह एसएमए 2 में जैसे ही जाता है तो आपको रिवाइवल रिहैबिलिटेशन के लिए आपको इनिशिएट करना है, उसे एक मौका देना है। अब आ जाइए दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट एक है पीएम टास्क फोर्स। पीएम टास्क फोर्स में दोस्तों 3 तरह का टारगेट दिया हुआ है। अब पीएम टास्क फोर्स के तहत दोस्तों 3 टारगेट दिया हुआ है। 20% ऑफ Y2Y क्रेडिट ग्रोथ टू माइक्रो एंड स्मॉल, यानी कि जितना भी पोर्टफोलियो हमारा माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस का है उसमें ईयर टू ईयर ग्रोथ 20% का ये आपका पोर्टफोलियो वाइज, अगर 10 रुपया अगर आपका लोन अगर माइक्रो टू स्मॉल इंटरप्राइजेस का है तो वह 12 रुपया पे आपका जाना चाहिए। दूसरा टारगेट है दोस्तों 10% एनुअल ग्रोथ ऑफ माइक्रो यूनिट्स, यानी कि अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में या पिछले क्वार्टर में अगर आपने फाइनेंस कर रखा है 100 माइक्रो यूनिट को तो आपको 10% ग्रो करना है नेक्स्ट ईयर, यानी कि इस बार आपको 110 माइक्रो यूनिट को फाइनेंस करना है। तीसरा टारगेट है दोस्तों 60% ऑफ टोटल एडवांस टू एमएसएमई
माइक्रो इंटरप्राइजेस को जाना चाहिए। अगर आप इस साल अगर 100 रुपया का एडवांस करते हैं एमएसएमई सेगमेंट में, तो उसमें उस 100 रुपया में से 60 रुपया टोटल रुपया जाना चाहिए माइक्रो इंटरप्राइजेस को। तो यह 3 टारगेट है पीएम टास्क फोर्स में। एमएसएमई लैंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर मास्टर डायरेक्शन, इसमें लगभग हम लोगों ने सारे पॉइंट को कवर अप कर लिया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो पेशेंसली। थैंक यू वेरी मच।